सुप्रभाता। तो आज की स्टोरी कुछ अलग स्टोरी, कुछ हटके स्टोरी है कि मेरी पर्सनल स्टोरी है, क्योंकि इस कथा से मैं बहुत कुछ सीख गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका के बारे में बताया, राइट? तो जब मैं अमेरिका में रहता था तो वहाँ हम एक भाड़े पे घर लेते हैं ना, वैसे लेते हैं, तो वहाँ रह रहे थे। मेरा मेरा बेटा ईशान, वो करीब दूसरी कक्षा में था, पढ़ाई करता था। और मतलब जस्ट लाइक आप हो वैसे ही उसका भी ये था कि मतलब कि मैं हमेशा कहता था पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, और उसे बाकी सब चीज़ों में बहुत बहुत इंटरेस्ट था कि मतलब कभी कभी मतलब ठीक है, वो एवरेज स्टूडेंट था, वो मुझे कुछ उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि बच्चा है। तो केवल मतलब ज़्यादा ध्यान उसका बाकी सब चीज़ों में था, तो मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि मैं वैसे नहीं था बिल्कुल। मैं बहुत पढ़ाई करता था, तो मुझे लगता था कि अच्छी ही चीज़ है, और शायद बड़ा होके थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो सीख जाएगा। लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि पढ़ाई ठीक से कर, हाँ, जो भी है वो करना है वो ठीक से कर, और आगे देखा जाएगा तुझे क्या करना है। तो लेकिन दूसरी कक्षा में इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट? तो हमारी जो हमारी जो खोली थी, अपार्टमेंट कहते हैं उसे, वहाँ जहाँ हम रह रहे थे, वहाँ काम करने के लिए तो कोई आता नहीं है, खुद का काम खुद ही करना पड़ता है। वॉशिंग मशीन रहता है और एक डिश वॉशर रहता है। तो हमारा डिश वॉशर बंद पड़ गया। डिश वॉशर मतलब पता है आपको क्या है? हाँ, अभी यहाँ मेरे घर में भी डिश वॉशर है, मैं आती है वो करके चली जाती है, मतलब एम्प्लॉई है मेरी। लेकिन वहाँ वैसे नहीं रहता है, वहाँ मशीन में अपने और जब तक वो मशीन फिक्स नहीं होता तो मैं डिश वॉशर था। तो फाइनली हमारे जो लैंडलॉर्ड, या क्या कहते हैं उन्हें, लैंडलॉर्ड को हिंदी में शब्द क्या है? हाँ, मकान मालिक, बहुत ही अच्छा शब्द है। मकान मालिक ने तरस खा के एक रिपेयर पर्सन जो रहते हैं, तो उनको भेज दिया। तो आपको जस्ट विजुअलाइज करना है सीन मेरे साथ, हाँ, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। छोटा किचन है, किचन के कॉर्नर में वो डिश वॉशर टूटा हुआ पड़ा है, पानी भी नहीं आ रहा है, ये वो और सब चल रहा है। और रात के 8:30 बजे वो फिक्स करने के लिए मैकेनिक उसका ट्रक लेके आया। और मैकेनिक इमेजिन कीजिए कैसे रहते हैं, मतलब काफ़ी मतलब बहुत फिजिकल काम बहुत करना पड़ता है उसे। करीब 50 साल, 50-60 साल की उम्र रहेंगी उनकी। और वो मतलब मेक्सिको से आए हुए थे, स्पेनिश बोलते थे। और मैंने टूटी फूटी मतलब अंग्रेज़ी भी थोड़ा बोल लेते थे, तो उनसे बात की मैंने, और मुझे अच्छा लगता है उनसे बात करने से। मैंने भी उनसे बात की थोड़ी देर कि कैसे हो, क्या हो, पानी वानी दिया, और वो आके डिश वॉशर फिक्स करने बैठ गए। और डिश वॉशर फिक्स करना काफ़ी क्लमजी, मतलब सब पानी वानी उसमें अंदर जाके कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि जहाँ काम करते हैं वो बहुत छोटी जगह रहती है। तो वो सब कर रहे थे, वो ज़मीन पे उल्टे लेट के अंदर जाके कुछ ना कुछ चालू था। और उसी किचन में मेरा बेटा टेबल पे पढ़ाई कर रहा था। सीन याद आ गया? हाँ, इमेजिन कीजिए जैसे आप बैठे हो, तो चल रहा था उसका कुछ ना कुछ, इधर उधर देख रहा है, बीच में कुछ पढ़ाई कर रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा था उसका यूजुअल ना, जैसे दो दो दूसरी कक्षा में लड़का है। हाँ, तो ईशान वो सब देख रहा था, मैं उनके साथ पीछे खड़ा था, थोड़ा सा कुकिंग वुकिंग कुछ ना कुछ चल रहा था। तो उसके दिल में कुछ बात आई, तो उसने कह दी कि "अब बेटा, पढ़ाई ठीक से करो, नहीं तो मेरे जैसे हो जाओगे"। तो वो बात मैंने बहुत प्रयत्न किया था इसके पहले कि ईशान पढ़ाई पे ध्यान दे, ठीक से करे। उसके बाद में, इस छोटी सी घटना के बाद में, ईशान के स्कोर्स सब कुछ बदल गया। मतलब आपको समझ में आई ना क्या बात है? अगर मैं कुछ कहूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो उसने देखा कि अगर ठीक से पढ़ाई नहीं की,
क्योंकि उसने अपना अनुभव उसे कथित किया उन एक वाक्य में कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी तो मुझे ये सब करना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी उम्र करीब 55 साल की रहेगी। इस बुढ़ापे, नॉट बुढ़ापे में, क्योंकि मेरी उम्र भी उतनी ही है तो मैं भी यंग हूँ, उसे वो सब काम करना पड़ रहा था कि बहुत सारी कठिनाइयाँ, क्योंकि रात के 8:30 बजे किसी के घर में जाके वो सब काम करना कठिन बात है। तो इस छोटे से अनुभव से मैं भी बहुत कुछ सीख गया, और मुझे आज वो ये बात याद आई मेरी मॉर्निंग मेडिटेशन में, तो मैंने सोचा कि आपको ये सुनाऊं। क्या लगता है आपको, ठीक था? थोड़ी सी स्टोरी, पर्सनल स्टोरी थी, ईशान की स्टोरी थी। उसके बाद में मुझे कभी उसे बताना नहीं पड़ा, और ना ही मैंने उसके बुक्स में देखा है, ना ही मैंने उसके ऑन हिज ओन, ऑटो पायलट कहते हैं ना, तो पढ़ाई कंप्लीट की उसने, अभी जस्ट लास्ट वीक उसने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है, और वो भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है, मैंने कहते हैं ना अपने हिंदी पिक्चर्स में, माँ मैंने। तो मैं भी बहुत बहुत खुश हूँ उसकी प्रगति से। लेकिन वो एक जो घटना हुई थी उसने ये सब, मेरे ख्याल से वो जो हमारे घर में रिपेयरमैन आया था, मैं उसे सारा क्रेडिट देता हूँ उस चीज़ का, कि एक छोटी सी घटना ने कैसे चेंज हो सकता है। तो कहने का मतलब ये नहीं था कि ये सारी चीज़ का तात्पर्य मैं कुछ डिफरेंट ही बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता है कल का तात्पर्य क्या था, कुछ अलग ही था, स्टोरी कुछ अलग ही थी। तात्पर्य ये है कि आपके जिंदगी में ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं घटने वाली है, आपको अपनी आंखें खुली रखनी है। हाँ? सब लोग आपको देने वाले हैं कुछ ना कहीं हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। आपके हाथ खुले रहने चाहिए लेने के लिए। हाँ, और जो भी लेते हैं, लेते लेते उनका हाथ भी ले लीजिए कभी कभी अपने हाथ में। Did you know that only around 1% of the total world's population is proficient in 5 or more languages? Today's guest is very special because she can speak 6 languages. She has learned 6 languages, and that's like so rare. It's like a superpower. So she has like a very varied career experience and unique experiences which we can learn so much from. She has done her BA and MA in Sanskrit from Mumbai University and a PhD in from IIT Bombay itself. She has also numerous prestigious awards, and she is currently trying to expand Sanskrit and cultural literature. सबसे पहले हम आपके, तो शुरुआत का क्लू तो सब आपको तैयार है श्रोतागण। उससे पहले मैं कुछ पहले बात करूं, उससे पहले हम सब गुरुजनों के लिए एक श्लोक गाएंगे, क्योंकि यहाँ आसपास हमारे सब जगह गुरु तत्व है। जैसे अभी राजेश ने आपसे कहा कि हर एक यहाँ जो आने वाला आदमी है, जो व्यक्ति है, वो आपको कुछ ना कुछ देने वाला है, और यही हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि हर एक से हम कुछ ले सकते हैं। और इसीलिए हमारे संस्कृति में ऐसे कहा गया है कि जो भी मौजूद है हर एक जर्रे में, हर एक कण में, वो गुरु तत्व है। बस हमें सिर्फ अपनी आंखें खुली रखनी है। इसलिए यहाँ पर चारों ओर गुरु तत्व है। इसलिए पहले हम हाथ जोड़कर सब गुरुओं को वंदन करेंगे। आप सब मेरे साथ गाएंगे ये श्लोक। कौन सा होगा? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अब जो आपने सवाल किया है चाइल्डहुड के बारे में, मुझे ऐसे लगता है आज जब मैंने 50 इयर्स क्रॉस किए हैं एज के, तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद मैं रिवाइंड करके फिर से मेरे चाइल्डहुड में जाऊं। लेकिन हमारे घर में बहुत डिसिप्लिन होती थी, जैसे आप सबके घर में भी रहेगी। आप रात में 2 बजे सोए, 3 बजे या 10 बजे, 6 बजे तो उठना ही है। उठने के बाद यहाँ वहाँ नहीं करना है, पूरा अपना जो हम कहते हैं सब प्रातः विधि करने के बाद हर रोज़ सूर्य नमस्कार करने हैं। पता है सूर्य नमस्कार कितने नाम होते हैं उसमें? भगवान के, सूर्य भगवान के 12 नाम होते हैं। तो हमारे घर में हम सब लोग आज भी उपासना के तौर पर सूर्य नमस्कार करते हैं, क्योंकि हमारे संस्कृति ने हमें कहा है
कि शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम। आप बहुत ऊंचाई पर अगर जाएं, लेकिन अगर आपकी शरीर यष्टि उतनी मजबूत नहीं है तो जो आप हासिल करना चाहते हो वो शायद आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर एक ने रोज सूर्य नमस्कार करने चाहिए। नॉट ओनली सूर्य नमस्कार, आप अगर योगासन करते हैं, आप खेल कूद में हैं, तो वो करना चाहिए। इसलिए पहले उठने के बाद, सब प्रातः विधि के बाद सूर्य नमस्कार करने हैं। और मेरे जो दादाजी थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, 10वीं तक ही पढ़े थे, क्योंकि उतनी परिस्थिति ठीक नहीं थी आर्थिक। लेकिन अपने आप पर उन्होंने बहुत काम किया था, बहुत किताबें पढ़ी थी, बहुत व्याख्यान सुने थे, और अपने आप को जो एनहांस करना होता है वो हमेशा करते थे। उसे हम आत्मिक उन्नति कहते हैं। तो उनको ऐसे लगता था कि मैं और मेरे जो बंधु है, धनंजय नाम उनका है, तो हम दोनों बहुत अच्छे से भगवत गीता कंठस्थ करें, ऐसे उनके मन में था। और मेरी पूरी भगवत गीता मेरी उम्र की 12 आयु तक मैंने पूरी कंठस्थ कर ली थी। यानी 700 श्लोक है भगवत गीता में। कितने अध्याय है? 18 अध्याय है। 18 अध्यायों में 700 श्लोक है भगवत गीता के। तो वो कैसे बाय हार्ट हुए? मेरे दादाजी सुबह उठने के बाद जो स्लेट होती है ना, उसके ऊपर 2 श्लोक भगवत गीता के लिख के रखते थे, और बाजू में एक स्लेट, उसके ऊपर 2 सुभाषित संस्कृत के लिख के रखते थे। और वो ऐसे यहाँ पर हमारे घर में वो जो कील थी उसके ऊपर वो रख देते थे। और हमारे घर का नियम इतना ही था कि रात तक सुबह वो लिखते थे और शाम तक मैंने और मेरे भाई, हम दोनों ने वो कंठस्थ करने हैं, और रात में सबके सामने उसे रिसाइट करना है। तो ऐसे करते 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 मेरी पूरी भगवत गीता और बहुत सारे संस्कृत श्लोक कब कंठस्थ हुए मुझे पता ही नहीं चला। और बाद में जब मैंने एक किताब पढ़ी, एक था कारवर करके, आपने पढ़ी है कभी? लिख लीजिए, बहुत सुंदर किताब है। कारवर नाम का एक साइंटिस्ट है, तो उसमें उन्होंने कहा था कि स्टार्ट वेयर यू आर विथ वॉट यू हैव, मेक समथिंग ऑफ इट एंड नेवर बी सेटिस्फाइड। उसमें जो था कि वो पूरी भगवत गीता हमारी कंठस्थ हो गई। और एक ही उसमें मेरे जब मैंने वो पढ़ी किताब कारवर की, तो मुझे ऐसे लगा कि अपने आप पर खुद ने काम करना चाहिए। और इसलिए पहले मुझे मेरे दादाजी डांटते थे कि क्यों नहीं आप कर रहे हो कंठस्थ, क्यों नहीं आप बाय हार्ट करते। लेकिन जब मैंने वो किताब पढ़ी तब मुझे ऐसे लगा कि किसी ने कहना नहीं चाहिए, ये अपने आप खुद ने करना चाहिए। और उसके बाद मुझे कभी कहना नहीं पड़ा। तो अगर आपके पेरेंट्स यहाँ होते तो वो पेरेंट्स कहते कि आज ही मैं जाकर ये बुक खरीद कर ले आता हूँ। क्यों? आपको हमेशा कहना पड़ता है ना कि चलो उठो, अभी पढ़ाई करो, अब ये करो, वो करो। आप ज़रूर पढ़िएगा वो जो कारवर की किताब है वो। तो वो डिसिप्लिन थी कि वो सुबह उठकर वो श्लोक रिसाइट करने हैं, बाय हार्ट करने हैं, और उसके बाद स्कूल, उसका होमवर्क, और ये सब करते हुए भी अपनी जो कला है उसके ऊपर हमने ध्यान देना है। मेरे भाई है वो बहुत अच्छा हारमोनियम बजाते हैं, मैं भी पहले गाती थी, तो उसका भी रियाज करना है। यानी हर एक चीज़ अपने अपने ढंग में उसको टाइम देकर, उसको समय देकर करनी है। ये हमारे घर की डिसिप्लिन थी, और ये डिसिप्लिन हम कभी लांघ नहीं सकते थे। पहले मुझे बहुत ऐसे लगता था कि क्या है, कितने स्ट्रिक्ट है ये। लेकिन आज मुझे लगता है कि वो अगर कोई है ऐसा घर में स्ट्रिक्ट तो अच्छा रहता है। लेकिन ये पश्चात बुद्धि है, यानी बाद में आपको वो रियलाइज़ होता है कि कोई ऐसा घर में चाहिए कि जो आपकी तरफ ध्यान देता हो। आजकल मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि जो पेरेंट्स हैं वो ही इतने बिजी हो गए हैं कि वो अपने बच्चों की तरफ उतना ध्यान नहीं दे सकते। दादाजी बहुत प्यारे रहते हैं ना, और दादी माँ तो ऑपोजिट रहती होगी। हाँ, मेरी शायद। दादी माँ तो कुछ पढ़ी लिखी थी नहीं, उसका नाम था रुक्मिणी। मेरे दादाजी का नाम था बालकृष्ण, और हमारा सरनेम था गोखले। तो उनको साइन करनी होती थी तो हमने उनको बस यही लेटर सिखाए थे मेरे दादी माँ को। तो उनको 15 से 20 मिनट लगते थे अपनी सिग्नेचर करने के लिए, क्योंकि वो पहला रू, देखो ना कितने वो हम कहते हैं ना जैसे जोड़ाक्षर बोलते हैं मराठी में। खमा। हाँ, कि रुक मी णी, उसमें मी
ह्रस्व नी दीर्घ वो सब करते हुए उनको 15 मिनट जाते थे अपनी सिग्नेचर करने के लिए। लेकिन वो अपने एज के 70 जब थी वो, तब उसने मुझे कहा कि मुझे ऐसा अंगूठा नहीं उठाना है, तुम मुझे सिखाओ। तो मुझे लगता है कि अपने एज के 70 ईयर्स में अगर किसी को लगता है तो उसको हम कहते हैं संस्कृत में जिजीविषा, यानी मुझे जो भी कुछ है वो अभी भी प्राप्त करने की इच्छा होना, इसे कहते हैं जिजीविषा। अब हम क्या कहते हैं, हम भी अब 50 में ही कहते जाने दो, छोड़ दो, लेकिन वो नहीं कहते, वो कहते हैं कि नहीं मुझे सीखना है। तो हमेशा सीखने की इच्छा रखना ये जिजीविषा है। कहाँ आपकी पढ़ाई हुई, अपनी मेरी पाठशाला में क्या माहौल था? हाँ, मेरी पढ़ाई, मैं बम्बई की हूँ, मेरी पढ़ाई साधना विद्यालय सायन, यहाँ पर एक शहर है, उसमें मेरा स्कूल था। और मेरी 10वीं तक वहाँ पर शिक्षा हुई। उसके बाद रुईया कॉलेज से मैंने संस्कृत में बीए किया, और उसके बाद मुंबई विद्यापीठ यानी मुंबई यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया। और हमारी स्कूल एकदम पारंपरिक स्कूल जैसे बोलते हैं वैसे थी, कि बहुत सारा होमवर्क दिया करते थे हमारे टीचर्स, और अगर हम नहीं कंप्लीट करते होमवर्क तो हमें बाहर भी खड़ा किया जाता था। जब इससे मुझे एक बात याद आ रही है, जब मैं पढ़ाने लगी स्कूल में, तो मैं जिस क्लास की क्लास टीचर थी, तो उसमें एक लड़का था, बहुत होशियार था लेकिन बहुत शरारती भी था। तो जब भी मैं देखती थी तो वो क्लास के बाहर ही खड़ा रहता था। तो मैंने एक बार उसे पूछा कि आप क्या करते हो ऐसा कि हर एक टीचर आपको क्लास के बाहर खड़ा करती है? तो उसने झट से मुझे कहा, क्या करूं, आई एम आउटस्टैंडिंग। यानी बच्चे कितने होशियार होते हैं। तो मैंने जाके हर एक टीचर से कहा कि इसे प्लीज आज से उसे बाहर नहीं खड़ा करने का, क्योंकि जो विद्यार्थी, जो लड़का ऐसे झट से कह देता है कि आई एम आउटस्टैंडिंग, तो उसका ब्रेन कैसा होगा। ऐसा तो मेरी जो स्कूल थी वो बहुत पारंपरिक थी, हमारे टीचर्स बहुत सारा होमवर्क देते थे, हमने किया नहीं तो हमें पनिशमेंट भी मिलती थी। और कॉलेज में भी हमें बहुत अच्छे टीचर्स मिले। मुझे तो ऐसे लगता है कि जब हम बड़े होते हैं ना, तो हमारे गुरुजन हम पर बहुत काम करते हैं। जितने पालक यानी अपने माता पिता काम करते हैं, उससे ज़्यादा हमारे गुरुजन हम पर काम करते हैं। और हमें हर रोज़, इसीलिए मैंने शुरुआत में जो गुरु का वंदन किया वो इसीलिए किया, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते। इसीलिए आपके भी मन में कोई ऐसे रहेंगे ना टीचर्स कि अगर ये है, इनकी वजह से मैं इतने मार्क्स मुझे प्राप्त होते हैं, या इनकी वजह से मैं कुछ कर सकती हूँ। ठीक है। बाय द वे, हम शायद एक ही वक्त में एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, अभी मुझे पता हाँ। चला। हाँ, रुईया कॉलेज, रुईया, क्योंकि रुईया। मैं भी रुईया कॉलेज में ही पढ़ा हूँ। और शायद उसी वक्त, क्योंकि हमारा टाइम वही रहेगा शायद, लेकिन मिला नहीं था उनसे उस 94। वक्त। हाँ हाँ। सो आपने सारी ये बैकग्राउंड बता दी, तो कुछ ना कुछ तो हुआ रहेगा उस वक्त, करीबन जब तक आप रुईया कॉलेज में थे, कि जिसका आप पे बहुत बड़ा असर हुआ, जिस चीज का। कुछ नेगेटिव घटना हुई रहेगी, कुछ पॉजिटिव घटनाएं रहेगी, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल। मैंने जब 12वीं कक्षा पास की, 12वीं की एग्ज़ाम, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं इंग्लिश लिटरेचर लेके बीए करूं और उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर में ही मास्टर्स करूं। तो मैं जाके फॉर्म भर के आई, उस पर मैंने लिखा इंग्लिश लिटरेचर। घर में किसी को बताया नहीं था। तो मैं जब घर आई तो माँ ने पूछा कि आपने मेजर के लिए कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया है? तो मैंने कहा कि इंग्लिश लिटरेचर। तो वो थोड़ी सी नाराज़ हो गई। और दूसरे दिन वो कॉलेज गई, रुईया कॉलेज, और तब इतनी, यानी तब आसान था बहुत उस ज़माने में। उसने मेरा फॉर्म लेकर मेजर सब्जेक्ट बदल दिया, और उसने उस पर इंग्लिश के यहाँ काट मार दी और लिखा संस्कृत। वो मुझे भी पता नहीं था। जब मैं कॉलेज में गई 13वीं के लिए, तब मैंने लिस्ट में ढूंढा तो इंग्लिश लिटरेचर की लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं था। तो मेरे फ्रेंड्स कहने लगे कि तुम्हारा नाम इंग्लिश लिस्ट में होगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा नाम संस्कृत में है। यानी आज के बच्चे होते तो कितने रिबेलियस ये बर्ताव किया बवाल होता। होता था। हाँ, बवाल किया होता। लेकिन हमारे ज़माने में ऐसे नहीं था। अगर माँ ने बोला है ना संस्कृत करना है तो संस्कृत करेंगे। यानी मुझे दोनों ही लैंग्वेजेस में रुचि थी, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में ज़्यादा रुचि थी। तो मुझे पहला मेरा स्ट्रगल था कि मेरी रुचि इंग्लिश की तरफ है, लेकिन अब मेरा रुख पूरा
संस्कृत के दिशा में मुड़ गया है। तो मुझे पहला जो स्ट्रगल मेरा था वो इंग्लिश से संस्कृत की ओर मुझे मेरे मन को लेके जाना, ये सबसे बड़ा स्ट्रगल था। क्योंकि आपको जिस चीज़ में रुचि होती है उसमें आप ज़्यादा प्रगति करते हैं, ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं, और अगर आपके मन में नहीं है तो आप नहीं करते। इसलिए पहले मन को तैयार करना ये मेरे लिए पहला स्ट्रगल था। तो मेरे 13वीं कक्षा ऐसे ही निकल गई, लेकिन बाद में हमारे गुरुजनों के वजह से मुझे संस्कृत में भी बहुत उतनी ही रुचि आने लगी, और मुझे ऐसे लगा कि इंग्लिश लिटरेचर में अपने आप भी पढ़ सकती हूँ, लेकिन संस्कृत के लिए कोई टीचर चाहिए। क्योंकि हमारे पालक तो इतने, यानी मेरे माता पिता तो इतने संस्कृत के जानकार नहीं हैं। तो अगर संस्कृत मुझे सीखनी है तो किससे सीखूं? इंग्लिश लिटरेचर तो मैं डिक्शनरी साथ में लेकर अपने आप कर सकती हूँ। और आज आगे चलकर मुझे ऐसे लगता है कि हमारे माँ बाप जो सोचते हैं वो हमारे हित का होता है। क्योंकि संस्कृत सीखने के वजह से मुझे बहुत सारे लैंग्वेजेस में भी एक गति प्राप्त होना जिसे कहते हैं वो हो गई। क्योंकि मैंने जर्मन भाषा सीखी और मुझे ऐसे लगा कि अगर संस्कृत का ग्रामर आपका तैयार हो, संस्कृत का ग्रामर आपका परफेक्ट हो, तो आप जर्मन भाषा बहुत अच्छे तरह से आत्मसात कर सकते, क्योंकि उसका भी ग्रामर वैसे ही है। नॉट ओनली जर्मन, संस्कृत का ग्रामर अगर आप सीखेंगे अच्छी तरह से तो हर एक भाषा आपको आसान लगने लगती है। मैंने जब उर्दू सीखी तो मेरे जो सर हैं वो है पुरोहित, यानी वो सुबह पौरोहित्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और शाम के वक्त वो उर्दू अरबी सिखाते हैं। तो उर्दू सीखने में भी अगर मुझे कोई दिक्कत आ गई तो वो संस्कृत का साथ लेकर संस्कृत के माध्यम से मुझे उर्दू सिखाते थे। तो मुझे ऐसे लगा कि संस्कृत कितनी वैश्विक भाषा है कि अगर आप संस्कृत का ग्रामर अच्छा करेंगे तो बहुत सारी भाषाएं बहुत आसान रूप से आपके सामने आ जाती हैं। तो वो मुझे, जैसे मैंने कहा कि वो मेरा पहला स्ट्रगल था संस्कृत की ओर अपना रुख बढ़ाना। लेकिन बाद में मुझे इतना प्रेम आने लगा संस्कृत विषय में, और मुझे ये बात भी पता चली कि जो आप करते हो उसमें पूरा 100% आप देंगे, यानी पूरे प्यार से करेंगे तो हर एक विषय अपना हो जाता है। आपके ग्रेजुएशन के बाद में रुइया कॉलेज में आपने टीचिंग प्रोफेशन में उसके बारे में वो कैसे हुआ? हाँ। कि मतलब शिक्षक बनना? जी बिल्कुल। क्योंकि जनरली ऐसे रहता है कि हाँ, कुछ अभी अपने आमदनी कुछ करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो इस प्रोफेशन में आप कैसे आ गए? हाँ, उसके पहले मेरे यहाँ पर गुरुजन अभी आए हैं, डॉक्टर मल्हार कुलकर्णी, जिनके अंडर मैंने पीएचडी की आईआईटी में। नमस्कार सर। मैंने अभी गुरुजनों के विषय में कहा, तो ऐसे समर्थ गुरुजन अगर हैं तो आपका रास्ता बहुत आसान हो जाता है। आपके सवाल का जवाब देती हूँ कि मेरा बीए हो गया संस्कृत में, और उस समय में तो इतना ये नहीं था कि कुछ करना है आगे जाके, बस इतना ही मालूम था कि बीए के बाद एमए ही कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ही मेरी शादी हो गई। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, कि कैसे हुई लव मैरिज? इतना, आई थिंक वो उन्हें ज्यादा पता चाहिए ना। एक तो इतनी एम्बिशन कभी मन में थी नहीं, घर में कोई ऐसा था नहीं कि ये आपको करना है, ये पढ़ाई आप कर सकते हो, बस बीए हो गया काफी है, और शादी भी हो गई। हमारे घर में तो ऐसे तय था कि बीए होने के बाद धनश्री की शादी कर देंगे, और हमारे पहचान वाले ही थे सब, तो उनसे शादी हो गई। उनकी माँ ने पूछा कि आप अगर शादी करने वाली है धनश्री से तो हम क्यों नहीं, यानी ये रिश्ता अगर हो गया तो सबको, यानी ये खुशी की बात रहेगी, ऐसे। लेकिन आपकी उम्र कितनी रहेगी तब? 21। तो 21 साल में मतलब थोड़ा इंडिपेंडेंट सोचने की सोच रहती है ना, तो सोच रहती है, लेकिन उस समय नहीं थी मेरी सोच। अच्छा, हाँ। बिल्कुल ही नहीं थी। जब मेरे पेरेंट्स ने कहा तो मैंने बोला ठीक है, और खुद की एम्बिशन भी नहीं थी, कुछ पता भी नहीं था कि इसके, यानी बीए करने के बाद और क्या क्या कर सकते हैं, कुछ भी पता नहीं था। तो मेरी शादी हो जाने के बाद मेरे सास ससुर ने कहा कि तुम्हें एमए करना होगा, क्योंकि बीए में मैं सेकंड आई थी यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने कहा कि घर पर नहीं बैठना है, आपको पढ़ना है। और मैंने ठान लिया था कि 1 मार्क से मेरा पहला नंबर गया था, मिस हुआ था। यानी मैं जब बीए में थी तो मुझे 461 थे, और पहला नंबर था उसको 462 थे। तो मैंने कहा कि सिर्फ 1 मार्क से मेरा वो छूट गया,
अभी नहीं, अभी मैं बिल्कुल करूँगी। लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है जब आप अपने मायके रहते हैं और अपने ससुर के घर जाते हैं, यानी ससुराल में जाते हो, तो बहुत तो बातें बदलती हैं। बताइए उन्हें बिल्कुल, डिटेल्स। क्योंकि आपको घर का भी काम करना पड़ता है। आपके आपके यहाँ हमें हमारे घर में तो हमेशा गेस्ट आते रहते हैं आज भी, और बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। वहाँ पर आप जैसे माँ को एक्सक्यूज़ दे सकते हैं, वैसे सासू माँ को नहीं दे सकते, वो कितनी भी पहचान वाली हो तब भी। तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर आती है, और वो सब निभाते निभाते मुझे कॉलेज का भी काम करना था, यानी पढ़ाई भी करनी थी। लेकिन एक बात मन में तय थी, मैंने वो निश्चित किया था कि इस बार मैं इतनी कोशिश करूँगी कि वो मेरा मेडल ना छूटे। और मेरे सास ससुर, मेरे घर वालों ने भी उसमें सहकार्य बहुत किया, क्योंकि उनके कोऑपरेशन के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन वो हो गया, और मैंने वो मेडल हासिल भी किया एमए में, संस्कृत में। और उसके बाद क्या करना है, बीए के बाद ही क्या करना पता नहीं था, तो एमए के बाद क्या करना है पता नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप आईएएस हो सकती है। तो मैंने इतनी पढ़ाई की आईएएस के लिए कि मैंने प्रीलिम्स भी दे दी। पर तब तक मुझे, यानी मेरी बेटी पैदा हो गई थी, तो मैंने सोचा कि अब नहीं कर सकती, क्योंकि घर के काम, अब छोटी बच्ची है, बेटी है, उसकी तरफ ध्यान देना है। लेकिन तब भी मैंने प्रीलिम्स पास की थी, लेकिन आगे मैं नहीं गई। मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ी सी एम्बिशन मुझ में, वो फायर कम थी। अगर वो होती तो शायद मैं सब मैनेज कर लेती। लेकिन जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि सब अपनी अपनी जगह तय रहता है, इसलिए होगा शायद। लेकिन वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि पढ़ाई करना जो मेरा ये था वो कंटिन्यू रहा। नहीं तो बच्ची है, अभी अभी घर का काम है, तो मैं शायद पढ़ाई नहीं करती। लेकिन वो आईएएस के प्रीलिम्स की वजह से एक गोल था, और उसके वजह से मैं पढ़ाई, मेरा जो था वो कंटिन्यू हो रहा था। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मैंने वो छोड़ दिया बाद में। मुझे ऐसे लगा कि अभी तो बेटी की तरफ ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। वो भी एक बात मैं आपसे बहुत साफ तौर पर कहना चाहूँगी कि जो निसर्ग रहता है ना, उसे उसको अपनी डिग्रीज के विषय में पता नहीं रहता। जो जिस उम्र में जो बात करनी है, वो बात अगर आप करती हैं, तो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। अगर मैंने मेरे बेटी की तरफ ध्यान नहीं दिया होता, और मैं बस अपने ही करियर के पीछे अगर मैं भागती रहती, तो शायद आज मुझे थोड़ा सा गिल्ट महसूस हो सकता था कि मैंने मेरे बेटी की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो चौथी पाँचवीं तक मैंने उसकी पढ़ाई ली, उसका हर एक, यानी क्या कहूँ, उसके स्कूल का हर एक प्रोजेक्ट के लिए मैं वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन पाँचवीं के बाद उसके मैंने सोचा कि अब मैं भी थोड़ा मेरे करियर के ऊपर ध्यान दूँ। तो ये भी बात मुझे बहुत आवश्यक लगती है, क्योंकि अपने पढ़ाई तो करनी है, करियर भी करना है, लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो फैमिली ओरिएंटेड है। वो कुटुंब व्यवस्था में बहुत ज़्यादा विश्वास करती है, और कितनी भी समानता हो, यानी स्त्री पुरुष समानता हो, फिर भी स्त्री की जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा रहती है। बहुत अवेयर रहकर हमें काम करना पड़ता है। तो वो भी एक बात आप मन में निश्चित कर लीजिए। आपने दादा दादी के बारे में बताया, अपने माता पिता के बारे में बताया, लेकिन आपके पति के बारे में जरा डिटेल में बताइए। जी, उनका नाम है अमोल, और वो बहुत, ये क्या कहें, वो स्कॉलर है। गणित उनका बहुत प्यारा विषय है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तो शायद ऐसे ही जोड़ियाँ बनती है। तो उनको बहुत गणित में रुचि है। वो एमबीए को पढ़ाते हैं, और नेवी में भी, अपने भारतीय नौदल में भी उनके लेक्चर्स रहते हैं हर एक 2 महीने में। तो और बेसिकली क्या कहूँ, वो अच्छे रीडर हैं, बहुत पढ़ते हैं। और जब मेरी शादी हुई, तो मुझे उन्होंने पूछा कि तुमने क्या-क्या पढ़ा है? तो मेरे पास तो कुछ था नहीं संस्कृत के अलावा, कि बस मैंने कालिदास के नाटक पढ़े हैं, मैंने भास के नाटक पढ़े, बस इतना ही मैं कह सकती थी। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं चलेगा, आप कुछ करो या न करो, लेकिन हर एक चीज़ में थोड़ा-थोड़ा आपको पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने मुझे चर्चिल, जवाहरलाल नेहरू, इन सब लोगों के स्पीचेस लाकर दिए, कुछ रिकॉर्ड्स खरीद कर दिए। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक बार हमारे घर में ऐसे चर्चा चल रही थी, और तब
मैं थोड़ी सी ज़्यादा राइट लीनिंग हूँ, तो इसलिए मैंने झट से बोल दिया कि क्या गांधी जी के बारे में पढ़ना है, क्या विनोबा जी के बारे में पढ़ना है। जो कहते हैं कि किसी ने आपके एक गाल पर चाटा मारा तो दूसरा गाल आगे करो, ये कहने वाले ये इनके विषय में क्या पढ़ना है। यानी मुझे थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट किया मैंने। तो 2-3 दिन के बाद मेरे हस्बैंड का मुझे फ़ोन आया दोपहर में, और उन्होंने पूछा कि आज शाम को आप क्या कर आप क्या कर रही हो। तो मैंने सोचा कि मैंने बोला कि ऐसे कुछ है तो नहीं खास। तो उन्होंने कहा कि तो आप ऐसा करो, आप ग्रैंट रोड आ जाइए। ग्रैंट रोड नाम का एक यहाँ पर शहर है, तो ग्रैंट रोड आ जाइए। तो मुझे लगा वहाँ पर, आपको पता है चौपाटी हम बोलते हैं, चौपाटी क्या होता बीच। है, यानी बीच। तो मुझे लगा शायद हम घूमने जाने वाले हैं, इसलिए मैं एकदम तैयार होकर ग्रैंट रोड पे, यानी वो स्टेशन पर पहुंची। तो उन्होंने मुझे लेकर गए, कहाँ, चौपाटी नहीं, बीच पर नहीं, सर्वोदय भवन में। सर्वोदय भवन, ये गांधी जी और विनोबा जी की जहाँ पर सारी किताबें रखी है और उनके विषय में बहुत सी जानकारी वहाँ मिलती है, वहाँ लेकर गए। और वो जो बुक की स्टोर था, उनको कहा कि मैडम को हर एक रैक में से हर एक बुक देना। और इतनी सारी किताबें लेकर मैं घर आ गई, और उन्होंने कहा कि पहले पढ़ो और बाद में बोलो। कुछ पता अगर नहीं हो आपको तो आप मौन रखना सीखो, कि आपने क्या पढ़ा है गांधी जी के बारे में, आपने क्या पढ़ा है विनोबा जी के बारे में। पहले पढ़ो, पहले जानकारी हासिल करो, और उसके बाद ही अपना विचार, अपना ओपिनियन, अपना मत प्रकट करो। और जब मैंने विनोबा जी के सारी किताबें पढ़ी तो मुझे ऐसे लगा, मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। मुझे ऐसे लगा कि मैंने इतने ऋषि तुल्य ये व्यक्ति है, और मैंने कितने सहजता से उनके बारे में कुछ, यानी क्या कहूँ कि डिसरिस्पेक्टफुल ऐसे मैंने वचन कहे, तो वो मुझे ठीक नहीं लगा। और उसका, हम कहते हैं ना कि पश्चाताप के बाद प्रायश्चित्त भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने ऐसे सोचा कि जो मैंने उनके विषय में अनादर के साथ बात करी थी, तो अब मैं ये विषय यानी उसके ऊपर पढ़ाई करूँगी और लोगों के सामने विनोबा जी के विचार रखूँगी। तो मैंने ऐसे बहुत जगह आज तक विनोबा जी के विचारों के बारे में व्याख्यान दिए हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो बात मेरे मन को बहुत छू गई कि पहले आप पढ़ो, पहले आप समझो, और बाद में ही बोलो। और ये बात आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम रहते हैं। आप नहीं, अभी आप तो छोटे हो, लेकिन सोशल मीडिया आपके मन के जो विचार है ना, वो बहुत प्रेरित करते हैं। और हम दूसरों के विचारों से अपने विचार अगर बनाएं तो वो ठीक नहीं रहता। विनोबा जी ने ही एक जगह युवकों के लिए बताया था कि आपने अपने विचारों के वृक्ष मन में बढ़ाने चाहिए। तो अपना विचार, और अपना विचार कैसे बन सकता है, किसी दूसरे से सुनने से नहीं, क्योंकि वो उसका मत है। मेरा ओपिनियन कैसे बनेगा, मैंने खुद समझना चाहिए, मैंने खुद पढ़ाई करनी चाहिए। और उसके बाद में मैंने अभी मेरे यूट्यूब पर आपको मिल सकती है, मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई, वसुंधरा करके एक यहाँ पर क्या कहें हम, स्पर्धा रहती है शॉर्ट फिल्म की। तो उसमें मैंने गांधी जी के ऊपर शॉर्ट फिल्म बनाई है। 6 मिनट की शॉर्ट फिल्म है। 2 दिन लगे हमें, 48 घंटों से भी ज़्यादा हमने काम किया, और तब जाके 6 मिनट का ये हमें हासिल हुआ, और 6 मिनट की वो फिल्म बनी है। और उसके लिए हमें बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला। तो अगर आपको, और वो हिंदी में है, आप देख सकती हैं। मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, ऐसे उसका शीर्षक है। और मेरा यूट्यूब चैनल है धनश्री लिली, आप ज़रूर देखिए। तो और एक बात, शायद ये प्लेटफॉर्म नहीं है कहने के लिए, फिर भी मैं कहना चाहूँगी। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसे पूछा कि आप सावरकर जी के ऊपर व्याख्यान देती है, और आप भारतीय संस्कृति के बारे में कहती है, तो आपने गांधी जी के ऊपर फिल्म कैसे बनाई। तो मैंने बोला, वो भी तो भारतीय ही थे। यानी इतना लोगों में, क्या कहूँ मैं, कि खुद की सोच नहीं है, और लोग ऐसे विचार जगह जगह प्रसुत कर रहे हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैंने कहा कि आप उनका विचार देखिए तो पहले। और मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं सावरकर ही पढ़ूंगी, मैं गांधी जी नहीं पढ़ूंगी, ऐसे नहीं करना है। हम सबके साथ रहना है हमें, और सबके विचार हमें देखने हैं। और बाद में मेरे
मन को या मेरा जो विचार है उसके साथ जिनका विचार जाता है मैं उनके साथ जाऊंगी, लेकिन पहले हमें सब लोगों के विचार जानने ज़रूरी है। तो आप ज़रूर देखिए वो फिल्म। मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, एक छोटे बच्चे के ऊपर ही है, लेकिन गांधी जी का उसमें जो विचार है वो इतना बड़ा है, बहुत अनुकरणीय है। आपने अपने आपके पति के बारे में जिक्र किया अभी। मुझे तो लगता है कि शायद वो आपके गुरुजनों में से बिल्कुल एक है। बिल्कुल गुरु है। तो बहुत अच्छा लगा। यस। अ, आपके ग्रेजुएशन के बाद में एमए के बाद में क्या हुआ? मतलब आपने टीचिंग प्रोफेशन में हाँ, कहाँ टीचिंग। कहाँ कर रही थी आप? क्या सिखा रही थी? और सिंघानिया स्कूल करके ठाणा में एक स्कूल है, तो वहाँ पर संस्कृत के टीचर की आवश्यकता थी, तो मैंने जाकर इंटरव्यू दिया और मैं सिलेक्ट हो गई। और मुझे 5वीं और 6ठी के बच्चों को संस्कृत सिखाना था। अब हमारे यानी महाराष्ट्र में तो 8वीं 9वीं और 10वीं के लिए ही संस्कृत रहता है, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा अलग टास्क था। तो मैंने जब किताबें देखी, संस्कृत की पुस्तक देखी, तो मुझे ऐसे लगा कि ये बहुत क्लिष्ट है, ये डिफ़िकल्ट रहेगा शायद बच्चों के लिए, तो थोड़ा सा आसान करके लेकिन उनको उसमें रुचि आ जाए ऐसे कुछ करना चाहिए। इसलिए मैंने सिलेबस लिखा। और वो जो हमारी स्कूल थी सिंघानिया स्कूल, वो बहुत बड़ी स्कूल है, और उसमें मुझे फ्री हैंड दिया था हमारे प्रिंसिपल विजयम रवि मैडम ने, और उन्होंने कहा था कि आपके लिए सब यहाँ पर हाजिर है। अगर आपको OHP चाहिए तो OHP, अगर आप कंप्यूटर्स का यूज़ करना चाहोगी तो, लेकिन आप बच्चों को संस्कृत में, आपका काम यह है कि संस्कृत में उनको रुचि पैदा करनी। तो मैंने बहुत सारे लेसन्स OHP पर किए, तब तो OHP का ज़माना था। और बाद में मैंने एनिमेशन सीख लिया, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि कार्टून्स तो देखते हैं बच्चे, तो संस्कृत में क्यों ना देखें। तो उनके वो जो लेसन थे वो संस्कृत में मैंने उसका वॉइस ओवर किया, और एनिमेशन मेरे जो सहकारी थे, कलीग थे, उनके साथ बैठकर मैंने वो एनिमेशन सीख लिया, और हर एक चैप्टर, हर एक लेसन हमने एनिमेट करके लिया, उसके ऊपर मेरा वॉइस ओवर था। तो उनको ऐसे लगता था बच्चों को कि मैं कोई कार्टून फिल्म ही देख रही हूँ, लेकिन वो संस्कृत में थी। तो मुझे बस उतना ही जताना था उन्हें कि संस्कृत मृत भाषा नहीं है, बल्कि विस्मृत भाषा है। अब तो ऐसी भी नहीं, अभी तो परिस्थिति बहुत अच्छी हो गई है, अभी तो अच्छे दिन सच में आए हैं कि संस्कृत के लिए तो, लेकिन वो करना मुझे बहुत ज़रूरी लगा था। और मेरे मेरे छात्र कहते थे कि ममो बैगम पतती। समझ में आ गया इसका मतलब क्या है? ममो बैगम पतती। तो मैंने उनको पूरे मार्क्स दे दिए थे। तो हमारे एक गुरुजन थे संस्कृत के, तो उन्होंने कहा कि ये बैगम ठीक नहीं लगता मुझे। तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल, वो बैग शब्द संस्कृत में नहीं है, लेकिन अभी उनको वो बैग शब्द के लिए संस्कृत शब्द क्या है मैंने बताया नहीं है, लेकिन वो स्ट्रक्चर जो किया है उन्होंने वो तो सही है। और वैसे हम हिंदी मराठी में भी इधर यहाँ वहाँ के शब्द लेके बात तो करते हैं ना, तो ऐसा अगर लिखा तो ये तो मेरा फॉल्ट है, ये मेरा दोष है कि मैंने उनको बैग के लिए शब्द नहीं बताया। आगे से मैं शब्द बताऊंगी, लेकिन अभी तो मैं उनको पूरे मार्क्स दे दूंगी, क्योंकि वो बोल रहे हैं, वो अपने यहाँ से कुछ प्रयत्न कर रहे हैं संस्कृत लिखने में, तो उसका तो थोड़ा सा ये लेना चाहिए। और इसलिए मैंने उनको पूरे मार्क्स दे दिए। लेकिन मेरे बच्चों में इतनी रुचि निर्माण हुई थी, हमने संस्कृत नाटक किए, संस्कृत गाने गाए, यानी स्कूल के बाद मेरा ये सब चलता था। और जैसे स्कूल की आखिरी पीरियड की जब घंटी बजती है तो आप क्या करते हो, झट से अपना बैग लेते हो और तुरंत स्कूल के बाहर जाते हो। लेकिन मेरे बच्चे रुकते थे, उनको लगता था कि नहीं नहीं अभी और 1 घंटा रुकेंगे, संस्कृत सीखेंगे और उसके बाद ही चले जाएंगे। लेकिन मैं इतनी यानी उसमें ऐसे मग्न हो गई थी, इनग्रॉस थी पूरा टीचिंग में। लेकिन मैं अकेली, आई वॉज द ओनली टीचर टीचिंग 16 डिविजन्स। तो 16 क्लासेस में अकेली पढ़ाती थी, और सुबह 8 बजे से 9 बजे से शाम 4 बजे तक। और मेरी बेटी भी छोटी थी, तो घर जाकर उससे भी बात करनी है, उसे भी कहानियाँ सुनानी है। हमारे रिलेटिव्स बहुत सारे हैं, तो उनके फ़ोन आते थे, यानी 16-17 घंटे में बात करती रहती थी, बोलती रहती थी। तो उसका परिणाम तो होने वाला ही था। तो मेरा ऑपरेशन करना पड़ा टीचर्स नोड्यूल्स का, और मुझे डॉक्टर ने कहा कि हो सके तो आप जॉब छोड़ दीजिए। अरे बाप रे। हाँ, क्योंकि अब आपका गला
उतना भार, उतना ये नहीं सहन कर पाएगा, तो आप छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं 16-16 घंटे बात करती थी, बच्चों को गाना सिखाती थी, उनको नाटक लिख कर देती थी, नाटक में उन कैसे काम करना है उसका दिग्दर्शन करती थी, यानी पूरी एनर्जी लगाई थी मैंने। और ये एक बात, और दूसरी बात चॉक पाउडर, उसकी एलर्जी थी मुझे, जो मुझे पता नहीं था, और इसके लिए मेरा ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन के बाद 15 दिन के लिए मैंने मौन क्या होता है उसका अनुभव किया। पहला दिन तो मेरा सिर्फ मेरा आज मौन है कहने में ही गया, सबके साथ बात करके बस मैं इतना ही कह रही थी कि मेरा मौन है। लेकिन 4-5 दिन के बाद मुझे ऐसे लगा कि सच में मौन रखना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप के तरफ ध्यान ही नहीं देते। हम इतने बहिर्मुख होते हैं कि अंतर्मुख होना हम भूल जाते हैं। तो कभी कभार, अभी तो आप छोटे हो, लेकिन ध्यान में रखो, कभी कभार बड़े होने के बाद हफ्ते में या महीने में एक दिन मौन की ज़रूरी होती है। और जो हमेशा बोलते रहते हैं, जैसे मैं अभी स्पीकर हूँ, तो मुझे तो मौन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो मैंने सीखा, और वो ऑपरेशन होने के बाद मैंने छोड़ दिया। 1 साल तक मेरी आवाज़ मैं ढूंढ रही थी, 1 साल, क्योंकि मैं अच्छी तरह से बात नहीं कर पाती थी। वो ऑपरेशन की वजह से मेरा आवाज़, जैसे हम क्या बोलते थे, ऐसे फटता था, मुझे पता नहीं अभी हिंदी में उसके लिए क्या शब्द है, यानी वो अच्छा साउंड नहीं करता था। तो 1-1.5 साल मैंने इतने सारे वर्कशॉप्स किए, मुझे आवाज़ चाहिए थी मेरी। और किसी ने मुझे कहा था कि आवाज़ ऐसी बात है कि अगर एक बात आपके हाथ से वो निकल गई तो वो फिर आपके पास नहीं आती। यानी आवाज़ ऐसी चीज़ है कि अगर एक बार वो खराब हो गई तो फिर से वो पूर्ववत नहीं हो सकती। तो ये मेरे मन में था। तो किसी ने मुझे कहा कि राम रक्षा में एक मंत्र है, तो आप इतने सारे वर्कशॉप कर रही हो, मेडिसिन यानी डॉक्टर के पास जा रही हो, ENT स्पेशल, तो ये भी करके देखो ना। हाँ, तो उसमें एक मंत्र है, कंठम भरत वंदितः, यानी भरत राम के भाई जो थे, उन्होंने जिन्हें वंदन किया है और उनका कंठ भी पूर्ववत हो गया भरत का, तो वैसा मेरा कंठ भी पूर्ववत हो, हे राम आपकी कृपा चाहिए, ऐसे उस मंत्र का अर्थ है। तो 108 बार रोज वो मंत्र का जाप करो, ऐसे मुझे कहा। मुझे पता नहीं, लेकिन यानी मेडिसिन, वर्कशॉप्स और ये मंत्र, मेरी श्रद्धा है कि ये मंत्र भी अपना काम कर गया और मेरा जो आवाज़ मेरी जो थी वो वापस आ गई। ये रेयर एग्जाम्पल है, मुझे ऐसे लगता है। अगर आपने उस समय मेरी आवाज़ सुनी होती तो शायद आप मुझे आज नहीं बुलाते यहाँ। अपना नाम बताइए और क्विकली। Hello, ma'am. My name is Saujanya. I'm from JNV Yadkar. My question to you is, how and when did you learn German, Urdu, and all other such languages? जर्मन तो मैं जब 11वीं में थी तब मैंने पढ़ा, और उर्दू तो अभी अभी सीख रही हूँ। आपने मतलब with your self interest did you learn German, or there was a German teacher who used to teach? नहीं, हमारे जो सारे मेरा जो फ्रेंड सर्कल था, तो हमने एक बार ऐसा डिसाइड किया कि हम संस्कृत के अलावा और एक भाषा सीखेंगे। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने फ्रेंच का क्लास लगाया, किसी ने जापानीज़ सीखना शुरू किया, तो मैंने सोचा कि मैं जर्मन सीखूंगी, इसलिए मैंने जर्मन सीखा। ऐसे ये नहीं था, लेकिन फ्रेंड्स ऐसे हमें प्रेरित करते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं। तो हमारे 5-6 हम लोग थे, तो उन्होंने अलग अलग भाषाएं सीखनी शुरुआत की, तो मैंने जर्मन सीख लिया। Thank you, ma'am. तो आपके फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रहे। बिल्कुल। हेलो मैम, आई एम हीना। मेरा ये कहना है कि आप थोड़ा हमें जर्मन की मैं लैंग्वेज कोशिश करूंगी, क्योंकि भाषा के लिए उसका संपर्क बहुत ज़रूरी होता है। तो 13वीं के बाद मैंने एक तो 5-6 साल सीखा जर्मन, और ट्रांसलेशन जॉब भी किए, लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो उसका मेरा अभी संपर्क कम हुआ है। Ich bin धनश्री एंड ich bin स्टूडेंट इन अब संस्कृत, यानी मैं संस्कृत की विद्यार्थिनी क्या? हूँ। मेरा नाम धनश्री है। इशबिन इश्बिन, राजेश। हाँ। गुड, मैं भी सीख गया। दानका शोन। थैंक यू मैम। डंके इज थैंक यू, राइट? या लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि लास्ट ईयर में मेरे कार्यक्रम के वजह से नीदरलैंड्स और जर्मनी में गई थी। तो वहाँ पर तो हर एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन नहीं दिया जाता है। तो मैं ट्रैवल कर रही थी ट्रेन में, तो ऐसे कुछ फ्लैश हो रहा था, और मेरा जो स्टेशन है वो नेक्स्ट था,
यानी मुझे पता नहीं था कब आने वाला है मेरा स्टेशन, लेकिन फोलगेंडन स्टेशन ऐसे मैंने पढ़ा और मेरे एकदम दिमाग में ये कि फोलगेंडन यानी नेक्स्ट, तो मेरा स्टेशन नेक्स्ट था। तो कभी मैंने सीखा था, कितने साल हो गए, लेकिन फिर भी आपका ब्रेन इतना शार्प रहता है कि वो आपको बता देता है जब ज़रूरत पड़े तब। लेकिन भाषा के लिए संपर्क बहुत ज़रूरी है। नमो नमः मैम, मम नाम यशस्विनी मैम। मैंने 2 से 3 साल तक मतलब केंद्रीय विद्यालय में संस्कृत पढ़ाई की थी मैम, पर आगे कंटिन्यू तो कर संस्कृत में पूछिए एक प्रश्न। नहीं, मतलब बेसिक सीखा था सिर्फ ग्रामर वगैरह सीखी थी। मतलब वहाँ से मेरे पापा मम्मी जो है मतलब कंटिन्यू करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि आगे जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स जो भी है वो इंग्लिश या कन्नड़ा एक्सेलेंसी में मिलते हैं। तो आपका क्या क्या कहना है कि जॉब्स वगैरह मिल सकते बिल्कुल मिल सकते हैं। अभी हमारे सर को ही देखिए आप, आईआईटी में वो प्रोफेसर है। संस्कृत अगर आपने सीखा तो बहुत सारे जॉब्स हैं, यानी भाषा, कौन सी भी भाषा आप सीखो आपके लिए जॉब्स है। एक यानी आप अच्छा लिख सकती हैं, अगर आप अच्छा बोल सकती है तो अपना खुद का यूट्यूब आप शुरू कर सकती है। आप लिख सकती है तो किसी न्यूज़पेपर के लिए लिख सकती है, किसी मैगज़ीन के लिए लिख सकती हैं, ब्लॉग लिख सकती हैं। और अभी तो भाषा का ही ज़माना है। अगर आपकी किसी भी भाषा पर अगर कमांड हो, अच्छा बोल सकती हो आप, अच्छा लिख सकती हो, तो बहुत सारे जॉब्स हैं आपके लिए। ट्रांसलेशन जॉब है, प्रूफ रीडिंग का है, बहुत सारे काम है भाषा से जैसे निगड़ित। पैशन की जैसे रख सकते बिल्कुल बिल्कुल कर सकती हैं आप। हेलो मैम, मेरा नाम सलोनी है। मेरा आपसे यह क्वेश्चन है कि आपने कहा कि मन को तैयार करना ज़रूरी है, तो हम अपने मन को तैयार कैसे करें? मुझे लगता है कि मन को तैयार करना यानी जो आप कर रही हो, जो भी कुछ काम आप कर रही हो ना, उसमें पूरा ध्यान लगाना, यानी गिव 100%। जो आप कर रहे हो उसमें पूरा आपका जो अस्तित्व है वो आप उसमें अगर ढाल देंगे तो वो विषय आपको अपना लगेगा और आप उसमें ज़्यादा रुचि लेने लगो। मन को तैयार करना यानी जो काम आप कर रहे हो उसमें रुचि लेना। दैट इज़ कॉल्ड अवेयरनेस, माइंडफुलनेस। जो अभी जो शब्द आते हैं हमेशा, तो वो वही है, इस मन को तैयार करना। क्योंकि हमारा मन डिसाइड करता है कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। तो मन बहुत बहुत मायने रखता है। इसलिए हम ऐसे निगेटिव कोई भी मैसेज मन को नहीं देंगे कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर ऐसा निगेटिव आप कहते जाओगे तो मन बस वही ग्रास्प कर लेता है। तो बोलने से शुरुआत करनी चाहिए। मेरा बोलना भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, सकारात्मकता रहेगी कि मैं ये कर सकती हूँ, क्यों नहीं। थोड़े और ज़्यादा कष्ट करने पड़ेंगे, थोड़ा सा और ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन मैं कर सकती हूँ। मन को तैयार करना यानी उसे पॉजिटिव मैसेज दे देना, क्योंकि जो आप दे दोगे वही मन लेगा। Hi, ma'am. I am Danyashri. Ma'am, my aim is to be an IAS officer. You said that you have attended the prelims. So, could you please give any suggestions to be to reach my goal? मैंने तो वो 23 ऐसे उम्र में मैंने किया था प्रीलिम्स, लेकिन उसके लिए आपको हार्डवर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और परसिवियरेंस। क्योंकि उसका सब्जेक्ट ऐसा है कि आपके अभी तो आपको टेक्स्ट बुक है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम ऐसे रहती है कि आपको पूरा नॉलेज चाहिए उस विषय का। यानी आपको रीडिंग बहुत करना पड़ेगा, नोट्स निकालने पड़ेंगे और परसिवियरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठान लेना चाहिए मन में, एक निश्चय करना चाहिए। तो निश्चय करेंगे तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन रीडिंग बहुत चाहिए, सुनना बहुत चाहिए, यानी बहुत काम करना पड़ेगा। Ma'am, and I would be getting many self-doubts when I think of the competition level we get in UPSC. So, how can I gain confidence in order to reach my goal? जो मैंने बात इनसे कही वही कहूँगी कि अपने मन को बताते जाओ कि मैं कैपेबल हूँ, मैं कैपेबल हूँ। मैं तो मेरे संस्कृत के बच्चों को ऐसे बताती थी कि गीता का जो 15वां अध्याय है उसमें कहा है कि ममैवांशो जीवलोकी, यानी हर एक में वो जो ब्रह्म शक्ति है वो मौजूद है। विवेकानंद जो थे उन्होंने भी कहा था कि हमें बच्चों को ऐसे सिखाना चाहिए कि वो जो ब्रह्म शक्ति है और आपकी आत्मशक्ति, उसमें ज़रा भी भेद नहीं है। तो वो अगर सबसे पावरफुल है तो उसका अंश आपके मन में भी है, तो क्यों नहीं आप कर पाएंगे।
तो कॉन्फिडेंस देना है यानी आपको सकारात्मक रखना है खुद को और हमेशा कहते जाना है कि आई एम केपेबल, और सिर्फ कहना नहीं है, करना भी है। यानी काम करते रहो और खुद को बताते रहो कि यस यू कैन डू इट। आपको वो ओबामा का स्पीच आपने देखा होगा, नहीं तो आप देखो यूट्यूब पर, वो यस वी कैन डू इट, यही एक सेंटेंस आप लिख के रखो दीवार पर। Thank you, ma'am. Hello, ma'am. Ma'am, I'm Dhatri. Even I am learning quite a lot of languages. What happens is that while talking all these and learning all these languages, I end up making all of them khichdi, all mixed up in one. So how do I maintain each language so that it doesn't disturb the other? वो तो अभी बहुत नेचुरल है। देखो अभी मैं हिंदी में बात करती हूँ लेकिन नेचुरल शब्द आ गया, तो वो तो अभी नेचुरल है। वैसे ही लैंग्वेज अभी हम बोलते हैं सब लोग, लेकिन आपको अगर अच्छी लैंग्वेज सुननी है, अच्छी हिंदी सुननी है, तो आप अमिताभ बच्चन की सुनिए। अमिताभ जी जब बोलते हैं, हिंदी बोलेंगे तो सिर्फ हिंदी ही में ही बात करेंगे, अगर अंग्रेज़ी बोलेंगे तो सिर्फ अंग्रेज़ी में ही बात करेंगे। उसके लिए हमको फिर से वही बात तय करना पड़ेगा कि अभी मैं सिर्फ हिंदी ही बोलूँगी, अभी मैं सिर्फ अंग्रेज़ी ही बोलूँगी। यानी ध्यान देना पड़ेगा। अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, ये 2 शब्द है। गुड मॉर्निंग मैम, माई सेल्फ श्रावणी। मैम आपके मॉम ने जो इंग्लिश लिटरेसी से लिस्ट संस्कृत लिटरेसी में डाला था, तो आपने बहुत स्ट्रगल किए, तो आपने कितने स्ट्रगल किए और कौन से किए आप बता सकती हैं? नहीं, स्ट्रगल यानी मैंने बोला ना कि मेरा रुझान तो इंग्लिश लिटरेचर की तरफ था, लेकिन मुझे मेरे माँ ने संस्कृत सीखना कंपलसरी किया था। तो पहला वो एक रिबेलियस ये था कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है, मेरा रास्ता मैं क्यों नहीं डिसाइड कर सकती हूँ, वो तो पहला था। लेकिन हमारे घर के डिसिप्लिन इतनी थी कि मैं कभी ये पूछ नहीं सकी माँ से, तो उन्होंने अभी डाला है मुझे संस्कृत में, तो मुझे संस्कृत करना है, ये मन को बताने के लिए 1 साल लगा। इसलिए पहले यानी 13वीं में मैं बिल्कुल संस्कृत की तरफ ध्यान नहीं देती थी, लेकिन हमारे गुरुजन थे, डॉक्टर बाकरे मैडम और हमारे कुलकर्णी सर थे, उन्होंने इतना अच्छा हमें पढ़ाया, उसका जो मतलब है वो इतने अच्छे से समझाया कि मुझे लगा कि ये भी अगर हम पढ़ेंगे तो ये भी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, ऐसे मुझे लगा। ये स्ट्रगल यानी ऐसे ये स्ट्रगल वो स्ट्रगल ऐसे नहीं था, एक ही स्ट्रगल था मेरा कि मेरे मन का रुझान जो इंग्लिश लिटरेचर की तरफ है उसे मोड़कर संस्कृत की तरफ लेके जाना है। लेकिन ये स्ट्रगल बहुत भारी रहता है, और उसके लिए मेरे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे थे और उन्होंने भी मुझे हर दिन ऐसे जताते रहे वो कि संस्कृत भी बहुत अच्छी है। लेकिन वो हमारा मन अगर विरोध में गया तो बहुत काम करना पड़ता है उस पर। इसीलिए मैंने उसे कहा कि हमेशा पॉजिटिव बोलो कि नहीं हो सकता है, कर सकते हैं, क्योंकि मन की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है। Hi ma'am, I'm Spurti. If we want to learn a Sanskrit language, what is the best way to start learning it according to you? What is the best? आप कौन से स्टेट से हो? महाराष्ट्र? कर्नाटका। कर्नाटका। मैंने आपकी किताबें देखी नहीं है, लेकिन जो 8वीं 9वीं 10वीं की किताबें हैं वो बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन की हुई है। अगर आप उसका साथ लेकर अगर आप करेंगे तो आपका अच्छा हो जाएगा संस्कृत, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरह से डिज़ाइन की जाती है बुक्स। यानी महाराष्ट्र की भी बहुत अच्छी है, अगर आपने देखी नहीं हो तो आप बिल्कुल देखिए। महाराष्ट्र की भी टेक्स्ट बुक, मध्य प्रदेश की टेक्स्ट बुक्स है, बहुत अच्छी है। उसका पर्पज़ ही रहता है कि एक भाषा बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो अगर आप संस्कृत का टेक्स्ट बुक 8वीं से 5वीं से जो भी आपके स्टेट में चलता है वो देखिए, वो साथ लीजिए और उसके साथ पढ़ाई कीजिए। थैंक यू मैम। आई एम कीर्ति। बहुत लोग बोलते हैं, हमने सुना है कि गांधी की तत्व है वो लोगों के लिए कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, क्या वो सच है क्या? बिल्कुल, हर एक आदमी में ऐसे रहता है ना, कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं रहता। तो कुछ बातें रहती है कि जो अच्छी रहती है, कुछ बातें रहती है वो बुरी रहती है। और एक बात है, ये सब समय के अनुसार रहता है। उन्होंने जो कहा ये अच्छा है वो उस समय के लिए अच्छा था। अगर आज आप कहेंगे कि मैं वो चरखा ही चलाऊंगी और उससे जो धागा निकलेगा उससे ही मैं मेरा वस्त्र बनाऊंगी, तो आज के काल में वो सही नहीं है। तो ये अच्छा बुरा ये भी होता है और काल के अनुरूप अच्छा बुरा भी होता है। तो इसीलिए हमें बहुत अपना विवेक मेंटेन रखना पड़ता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, आज के परिप्रेक्ष्य में क्या अच्छा है और आज के परिप्रेक्ष्य में क्या बुरा है। इसका पूरा हमें ध्यान देकर
उसे समझना पड़ता है। तो दोनों बातें हर एक आदमी में रहती है, कोई आदमी सर्वगुण संपन्न नहीं रहता। तो कुछ बातें अच्छी भी हैं, कुछ बुरी भी हैं। Thank you, ma'am. Hi ma'am, my name is Yanvi. Ma'am, you told you learned many languages. Ma'am, what are the steps by which we can learn new language while we should use while learning new languages? पहली बात है, एक अच्छा किताब आपके पास होना चाहिए, अच्छी किताब होनी चाहिए। दूसरी बात है, कोई समझाने वाला होना चाहिए, क्योंकि मन में इतनी सारी शंकाएं या इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर जब आप न्यू लैंग्वेज सीखते हो तो कोई अच्छा गुरु चाहिए। वो आपको हमेशा मिले ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभार आप उससे बात कर सकती हो, ऐसे कोई चाहिए न्यू लैंग्वेज अगर सीखनी है तो। नहीं तो ड्यूओलिंगो जैसे भी अभी ऐप है, उसके ऊपर भी आप सीख सकते हो। लेकिन कोई ऐसा नेटिव भी चाहिए कि जिसके साथ आप अपने क्वेश्चंस जिसे पूछ सकते हैं। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है, अपने अपने सेंटेंस फ्रेम करना उस लैंग्वेज में, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। जब तक हम लैंग्वेज में सेंटेंस फ्रेम नहीं करते तब तक हमें वो लैंग्वेज समझ में आ गई ऐसे हम नहीं कह सकते। यानी आपको शब्द पता है लैंग्वेजेस के, लेकिन अगर आप उसमें से बात नहीं कर सकती, सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकती, तो वो आपको लैंग्वेज आ गई ऐसे हम नहीं कह सकते। तो इसके लिए पहले आपको अच्छी किताब चाहिए, पहले चाहिए रुझान, दूसरा चाहिए किताब, तीसरे चाहिए गुरु, और चौथा चाहिए अपना कॉन्फिडेंस। Thank you, ma'am. Ma'am, you told that you have learnt Bhagavad Gita shlokas. Ma'am, can you suggest all the students some a shloka which can help us to stay motivated, determined and confident? बहुत सारे श्लोक है ऐसे भगवत गीता में, लेकिन एक कहना चाहूँगी ज़रूर। एक है वो, आत्मैव आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः, यानी आप ही आपके मित्र हो और आप ही आपके शत्रु हो। यानी आपने डिसाइड करना है, मैं मेरा मित्र हूँ या मैं मेरा शत्रु हूँ। यानी क्या? यानी अपनी सोच ऐसी रखनी है कि जो हमें प्रोग्रेस के लिए मदद करे। अगर हम खुद ऐसे कहते रहेंगे कि नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगी, नहीं नहीं ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, अगर हम कहेंगे तो हम हमारे क्या हो गए? शत्रु हो गए। लेकिन हम हमारे मित्र कब बन सकते हैं? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं, अरे मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ऐसे नहीं। जो मेरा व्यक्तित्व है उसके अनुसार, जो मेरी बुद्धिमत्ता है उसके अनुसार, लेकिन पॉजिटिव जो कहेंगे ना तो मित्र हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है गीता में। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः, और दूसरा श्लोक है योग कर्मसु कौशलम। इसका मतलब कर्मयोग के अनुसार अलग है, लेकिन हम अपने लिए क्या रख सकते हैं? इसका मतलब योग कर्मसु कौशलम, यानी आप जो भी कुछ कर्म करें वो कौशल्य से करें। इसका कर्मयोग के अनुसार मीनिंग अलग है, मैं बताती हूँ आपको। लेकिन अपने लिए हम ऐसा सोचेंगे कि जो भी मैं कुछ करने वाली हूँ वो उसको समर्पित होने वाला है। आप भगवान को फूल चढ़ाती है तो कैसे चढ़ाती है? यानी कल का बासी, या किसी ने ऐसे सूंघा है, ऐसे फूल चढ़ाते हैं भगवान के ऊपर। या अगर कुछ मिठाई रखते हैं तो वो 4 दिन की पहले की मिठाई रखते हैं, नहीं तो कैसे रखते हैं? हम फ्रेश रखते हैं, ताज़ा रखते हैं। अच्छा जो है वो भगवान को चढ़ाया जाता है, बराबर। तो हमारे भगवत गीता में क्या कहा है? कर्म भी आप भगवान के लिए अर्पण कर दो। तो अगर मैं कर्म मेरा भगवान के लिए समर्पित करने वाली हूँ तो वो कैसा कर्म चाहिए? फ्रेश चाहिए, अच्छा चाहिए, अच्छे मन से किया हुआ चाहिए, उसका हेतु अच्छा चाहिए, तभी मैं भगवान को चढ़ा सकती हूँ। तो ये भी बात आप ध्यान में रखो कि जो भी कर्म आप करने वाली हो वो कहाँ जाना है? उसे भगवान के चरणों में जाना है। श्री कृष्णार्पणमस्तु, यानी मैंने जो कर्म किया वो मैं उसे अर्पण करने वाली हूँ। तो आप किस लेवल का कर्म करोगे बोलो? अगर यहाँ पर भगवान आ गए साक्षात, भगवान कृष्ण, तो आप उन्हें क्या दोगे? क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं है। एक गुरु थे, आप बैठो, एक गुरु थे, उनके एक शिष्य थे और उनकी पढ़ाई पूरी हो गई। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी आपने मुझे इतना कुछ दिया है लेकिन आपने मुझसे कुछ भी नहीं लिया। कबीर साहब ने एक ना बहुत अच्छा दोहा कहा है। कबीर जी कहते हैं कि गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य का कछु न ले। गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य का कछु न ले, और शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। हाँ, तो वो शिष्य कहता है कि आपने मुझे इतना कुछ दिया गुरुजी, लेकिन आपने मुझसे कुछ भी नहीं लिया।
तो आप मुझसे कुछ ले लो आप, यानी अगर आपको धन चाहिए तो धन ले लो, गौ चाहिए तो गौ ले लो, जो भी आप, यानी ये बहुत पिछले समय की बात है। तो वो कहता है कि आपको जो भी चाहिए वो आप मुझसे मांग लीजिए। तो गुरु कहते हैं कि तो ऐसा करो कि जो भगवान ने नहीं बनाया वो मुझे दे दो। हाँ, भगवान ने नहीं बनाया, भगवान ने, वो आप मुझे दे दो। तो वो घर जाता है, घर जाके माँ से कहता है कि माँ मैं क्या लेके जाऊँ, मिठाई लेके जाऊँ? तो माँ कहती है लेकिन दूध, वो तो हमने नहीं बनाया, वो गाय देती है, गाय को हमने नहीं बनाया। फ्रूट्स भी नहीं लेके जा सकते, तो मालाएं लेके जाऊँ फूल की, वो भी नहीं लेके जाऊँगा, तो क्या लेके जाऊँ? तो बहुत वो ऐसे विचार करता है और वो खाली हाथ जाता है गुरु के सामने, और गुरु को कहता है कि मैंने आपको ऐसे कहा था कि आप जो मांगोगे मैं लेकर आऊँगा, लेकिन मुझे तो ऐसे कुछ मिला नहीं कि जो भगवान ने बनाया नहीं है, तो मैं आपको क्या अर्पण करूं? ऐसे वो शिष्य बहुत ही नम्र भाव से अपने गुरु से पूछता है। तो गुरु कहते हैं कि नहीं पता चला आपको कि जो भगवान ने नहीं बनाया है वो आपके पास कुछ भी नहीं है? नहीं। तो गुरु जी कहते हैं एक बात है जो भगवान ने नहीं बनाई है, और वो है आपका अहंकार, वो है आपका ईगो, तो वो समर्पित करो। आ गई बात समझ में? तो जो करना है वो पूरे अहंकार रहित होकर, यानी करना तो मुझे ही है, लेकिन अहंकार रहित होकर एकदम साफ सुथरा अच्छे मन से अगर आप करोगे और वो कर्म अगर भगवान को अर्पण करोगे, तो मुझे लगता है कि सब प्रश्नों के सवाल उसी में है, उसी में मिल जाएंगे। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि BMS जो कोर्स है उसमें संस्कृत के श्लोकास रहते थे, तो अभी भी रहते हैं, वो क्यों संस्कृत के ही श्लोकास क्यों रहते हैं? कहाँ, किसमें? BMS जो कोर्स है उसमें। BMS यस मैम। आयुर्वेदिक? यस मैम। हाँ, तो आयुर्वेद, BMS, हाँ आयुर्वेद तो संस्कृत से ही है ना, संस्कृत में ही है ना उसके टेक्स्ट। मतलब वो श्लोकास क्या करते हैं उसमें? नहीं, वो लिखा ही संस्कृत में है ना, आयुर्वेद जो लिखा है वो संस्कृत में ही लिखा है ना। तो आपको अगर मूल आयुर्वेद पढ़ना है तो संस्कृत आनी चाहिए, और इसलिए वो संस्कृत में है। आपको ट्रांसलेशन भी उसका मिल जाएगा, लेकिन ओरिजिनल जो श्लोक है वो संस्कृत में है। वो जो BMS कोर्स करते हैं वो संस्कृत पढ़ना जरूरी है मैम? बिल्कुल जरूरी है। वो उनके लिए टफ हो सकता है? नहीं, थोड़ा अगर आप सीखोगे संस्कृत। एक तो बात ऐसी है कि भारत में जो भाषाएं हम बोलते हैं ना, वो संस्कृत से यहाँ वहाँ जुड़ी है, तो संस्कृत बिल्कुल कठिन नहीं है। नैव क्लिष्टा न च कठिना, संस्कृत भाषा बिल्कुल क्लिष्ट भी नहीं है और कठिन भी नहीं है। बहुत सारे शब्द हम जो प्रयोग करते हैं वो संस्कृत के ही होते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते, है ना। थैंक यू।